नमस्कार साथियों, नए टॉपिक के साथ ट्रिक के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों प्रत्यय। पाठ्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों? प्रत्यय। ध्यान रखिए दोस्तों कि जिस प्रकार से उपसर्ग का टॉपिक किया था वैसे ही आपका प्रत्यय का है। तो सबसे पहले प्रत्यय है क्या, किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहली कंडीशन है वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे बोले तो अंत में क्या कहा? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब हम प्रत्यय, अब इसका प्रयोग करूं मैं तो देखिए ये आपका मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे लगे तो वो कहलाएंगे उपसर्ग, और मूल शब्द के पीछे लगे तो वो कहलाएंगे प्रत्यय। इस चीज का आप ध्यान रखो। ट्रिक आपको यही कहती है कि मूल शब्द के आगे है तो उपसर्ग, पीछे लगा है तो प्रत्यय। बट ध्यान रखें दोस्तों, जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसमें पहली कंडीशन कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण, ध्यान रखना, मूल शब्द का कर दो आप, मूल शब्द का अंतिम वर्ण प्रत्यय के योग होने पर गौण हो जाता है। अर्थात प्रधानता प्रत्यय की रहती है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, इस पॉइंट को समझ लीजिए आप, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना कि मूल शब्द के अंत में तो क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा, और प्रत्यय लग के वो क्या करेगा? उसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जब प्रत्यय का प्रयोग होगा तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? गौण, क्योंकि इसमें संधि का नियम लागू नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। यानी कि जैसे अगर दोस्तों यहां मैं पॉइंट लिखूं, जैसे समाज धन इक। अब देखो दोस्तों, ज के अंदर तो है अ, और यहाँ किसकी मात्रा है? ई की। लेकिन जब हम बात संधि की नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की। तो ऐसी स्थिति में ज के अंदर अ की मात्रा क्या हो जाएगी? गौण। प्रधानता किसकी रहेगी? ई की मात्रा की। जैसे दोस्तों समाज धन इक का बनता है सामाजिक। क्या बनता है? सामाजिक बनता है दोस्तों। और सामाजिक में अपन ये देख सकते हैं कि ज में किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब आपके मस्तिष्क में आएगा कि सर समाज धन एक अगर संधि का नियम लेते तो अ के साथ ई लगता तो क्या बनता? ए नहीं बना है। तो ध्यान रखें कि प्रत्यय के प्रयोग में
प्रत्यय के प्रयोग में संधि का नियम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आगे भले ही हो, परिवर्तन भले ही हो, लेकिन ध्यान रखिए कि हम बात करें प्रत्यय की मात्रा की, क्योंकि एक प्रत्यय आएगा आपका अन्य प्रत्यय, तो उसमें न से हो जाता है, जैसे रमणीय कि सर न का न क्यों हुआ, तो र और न का प्रयोग किया हमने, तो न क्या हो गया, न में कन्वर्ट हो गया। और जब अपन प्रत्यय की बात करते हैं तो हम बात करें प्रत्यय की मात्रा की, जैसे यहाँ ई की मात्रा। ओके, पहला नियम तो ये। दूसरा नियम देखिए, इसमें स्टार करके लिख रहा हूं, कुछ पहले ये लो, ज्ञात रहे प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे दोस्तों, इससे पहले जो हमने उपसर्ग का पाठ किया था, तो हमने उपसर्ग में वकायदा लिखे थे उपसर्ग का नाम और उसका अर्थ, लेकिन प्रत्यय में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान रखें, ज्ञात रहे प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये मूल शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर अर्थ परिवर्तित करते हैं, अर्थ परिवर्तित करते हैं। यानी कि जब इनका प्रयोग शब्द के अंत में होगा, हालांकि प्रत्यय कहा है हमने, तो प्रत्यय का मतलब ये मूल शब्द के अंत में है वो, तो इन शब्दांशों का पृथक अर्थ नहीं होता। जब ये शब्दांश हमारे मूल शब्द के अंत में लग जाते हैं तो वे उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट इसका, अगला पॉइंट है कि ये बहुत शानदार पॉइंट है, ध्यान रखना कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका प्रयोग करने पर क्या करने पर, प्रयोग करने पर मूल शब्द की मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। इसका ध्यान रखें आप कि कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे हैं, जब ये मूल शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना इनसे मूल शब्द के चाहे आरंभ हो चाहे मध्य हो, इसमें क्या होता है कि मात्रा का परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, यदि मूल शब्द में अ की मात्रा है तो प्रत्यय युक्त जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, आ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों, शब्द लिखा हमने समाज, समाज में हमने प्रत्यय क्या लगाया, इक प्रत्यय लगाया। इक प्रत्यय लगाते ही दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, सामाजिक। यहां आप ध्यान से देख सकते हो दोस्तों कि समाज में स के अंदर किसकी मात्रा है, अ की। हमने पहले ही बता दिया है कि ध्यान रखें दोस्तों, मूल शब्द के अंतिम वर्ण के अंदर जो भी मात्रा है वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। गौण का मतलब है होने के बाद में भी उसका कोई स्थान नहीं है। चूंकि प्रधानता किसकी होगी, प्रत्यय की, और हमारा प्रत्यय है इक। इक प्रत्यय में प्रथम वर्ण है ई, यानी ई मात्रा है, और ये मात्रा किसमें जुड़ेगी, ज में। तो ये देखो, अ का यहाँ हमारा क्या हो गया, आ में
परिवर्तन हुआ। बाकी देख लीजिए, माँ का माँ, ज में ई की मात्रा जुड़ी तो बनी जी, पीछे बचा क, शब्द क्या हो गया, समाज से सामाजिक। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा हमने चल, धन अक प्रत्यय, चलना क्रिया है, और जब हम उसमें से ना प्रत्यय हटाते हैं दोस्तों तो चल हमारा हो जाता है धातु, और जब हम धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं अक प्रत्यय, तो ध्यान से देखिए आपका शब्द क्या होगा, शब्द हो जाएगा चालक। क्या हो जाएगा, चालक। देख सकते हैं च में अ की मात्रा है, जैसे ही प्रयोग किया अक का तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आ में। ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती ना करें। कल को कह दो सर ल में अ है, यहाँ अ है, अ धन अ इक्वल टू आ, तो होना तो चालाक चाहिए, चालाक। चालाक नहीं है, चालक है, क्योंकि इस ल में चाहे कोई भी मात्रा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है किसका, अ का। ये ध्यान रखें। अब देखिए जैसे अ का आ हुआ, वैसे ही मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगर दोस्तों मूल शब्द में ई या ई की मात्रा है, यानी प्रत्यय इसके साथ हमने लगाया है, तो प्रत्यय लगते ही ये जो ई या ई की मात्रा है वो हो जाएगी आई में परिवर्तित। क्या हो जाएगी, आई में परिवर्तित। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने इतिहास, धन इक प्रत्यय। क्या लिखा, इतिहास धन इक प्रत्यय। जैसे ही हमने प्रत्यय युक्त शब्द बनाया तो ये बन गया ऐतिहासिक। क्या बन गया, ऐतिहासिक। ध्यान से देख सकते हो कि यहां पर किसका प्रयोग हुआ, ई का। ई का प्रयोग होते ही ई किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। जैसे दोस्तों एक शब्द लिखा मैंने ईश्वर, क्योंकि कल के आपके मस्तिष्क में आ जाए, या कोई भी कह दे आपको कि यार छोटी का उदाहरण दिया तेरे गुरुजी ने, बड़ी का तो उदाहरण दिया ही नहीं है। अरे कैसे नहीं देंगे यार, हम तैयार है हम तो इसके लिए। ये लीजिए, ऊपर छोटी का, नीचे बड़ी का, ईश्वर धन य प्रत्यय। जैसे ही हमने ईश्वर धन य प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये शब्द बना ऐश्वर्य। क्या बना दोस्तों, ऐश्वर्य बना। तो देख लीजिए यहाँ पर ई किस में कन्वर्ट हुई, आई में। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ ऊ या ऊ के साथ में इसके प्रत्यय का प्रयोग करें तो ध्यान रखें ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में। ये हमने पहले ही लिखा दिया है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जब उसका प्रयोग होता है तो मूल शब्द के स्वरों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन की बात हम बता रहे हैं। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने, ये देखिए भूगोल धन इक प्रत्यय। क्या लिखा, भूगोल धन इक प्रत्यय। जब दोस्तों भूगोल धन इक प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा आपका शब्द भौगोलिक। क्या बनेगा दोस्तों, भौगोलिक शब्द बन जाता है। अब देखिए दोस्तों भौगोलिक के बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए मैं यहीं पर आपको प्रयोग करवा देता हूँ, जगह पड़ी है अपने पास। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान रखें यह प्रत्यय का प्रयोग हो तब मूल शब्द का
अंतिम वर्ण अर्ध हो जाता है। अंतिम वर्ण अर्ध हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें आप जब भी आपका यह प्रत्यय लगेगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें एक बात कही थी हमने कि अर्ध स्वर में आते हैं य और व। ये य और व हमेशा कोई ना कोई दाव पेच लगाते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर यह प्रत्यय का जब भी प्रयोग होगा दोस्तों, तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा। बाकी जो परिवर्तन स्वरों में हो रहा है वो भी साथ साथ जारी रहेगा। जैसे दोस्तों मैंने लिखा शब्द मधुर, और इसमें प्रत्यय क्या लगाया? यह प्रत्यय लगाया हमने। तो सबसे पहले मधुर धन यह प्रत्यय में जब हम करते हैं तो अ का क्या हो गया? आ। धू का धू। मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या? र। र क्या हो जाएगा? आधा। यह लगेगा प्रत्यय। यह चूंकि व्यंजन है तो हमेशा र किस में आएगा? रैफ वर्ण में। तो ये हो जाएगा मधुर से माधुर्य। क्या बनेगा? मधुर से माधुर्य। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अगला पॉइंट आता है आपका कि यदि दीर्घ मात्रा हो, कौन सी मात्रा हो? दीर्घ। तो दीर्घ मात्रा किस में हो जाएगी? लघु मात्रा में। अगर दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है तो वो किस में हो जाएगा? लघु मात्रा में। जैसे कि देखो मैंने लिखा भूल धन अकड़। बहुत ही प्यारा शब्द है। भूलना क्रिया है, ध्यान रखना। और ना प्रत्यय हटा दिया और उसके साथ में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? अकड़। तो भूल में देखो बड़ा ऊ है, तो जैसे ही अपन दीर्घ को लघु में करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा सामने। ये देखिए, ये हो जाएगा बुलक्कड़। क्या हो जाएगा? बुलक्कड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान रखें दोस्तों, कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं। जैसे अगर मैं प्रयोग लेता हूं दोस्तों ओ का, तो वो हो जाता है ऊ में। जैसे दोस्तों शब्द लिखा लोहा धन आर प्रत्यय। क्या लिखा? लोहा धन आर प्रत्यय। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसका पॉइंट बनाता हूं प्रत्यय युक्त, तो ये शब्द बन जाता है लुहार। क्या बन जाता है? लुहार बन जाता है दोस्तों। उसी प्रकार ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे हमने ओ का किया है वैसे ही इनका प्रयोग होगा। अब इसके बाद कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि उसमें जब हम प्रयोग करते हैं अर्धवर्ण के हो तो गुरुजी अब क्या करें? जैसे कि यहाँ देखो शब्द लिखा व्यवहार। शब्द क्या लिखा गया है? व्यवहार लिखा है। व्यवहार में अगर मैं इक प्रत्यय लगाऊं तो व्यवहार में हो जाता है आपका व्यावहारिक। चूंकि वह तो आधा है और वह आधा है दोस्तों, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह में मात्रा कौन सी है? अ की। तो अ की मात्रा किस में चेंज हुई? आ में। क्या हुआ? व्यावहारिक। कुछ जगह आपके संधि का अपवाद के रूप में, क्योंकि य व र यही तीन वर्ण ऐसे होंगे जब कोई आपको फंसाने का काम करेगा, बाकी किसी में नहीं फंसोगे। ये ध्यान रखना, बाकी किसी में नहीं फंस। जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर यहां देखें, यहां पे भी यह है वह है।
तो व्यक्ति के अंदर बनता है वैयक्तिक, वैयक्तिक नहीं बनेगा, वैयक्तिक बनेगा। और वैयक्तिक बनेगा तो उसमें वो में मात्रा किसकी आएगी? एक की। क्यों आएगी एक की वैयक्तिक में? क्योंकि दोस्तों जब मैं यह को हटाऊं पहले तो ये हटाता है तो ई की मात्रा आती है, ई की मात्रा किस में कन्वर्ट होगी? आई में। इसलिए वह में किसकी मात्रा लगी? आई की। ओके, इसलिए अब आते हैं अपन अगले बिंदु पर। वो बिंदु है दोस्तों प्रत्यय के भेद, यानी कि प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के प्रकार में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मैं पूरा का पूरा एक ही टेबल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हम ट्रिक के साथ ही खेल खेल रहे हैं। तो देखिए प्रत्यय के अंदर ध्यान रखना, एक होता है हमारा कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय। क्या कहा हमने? कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय। एक होगा हमारा दोस्तों, वो होगा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। दोनों में चयन चाहिए, ध्यान रखिए दोस्तों आप, क्योंकि कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो इसमें सीधा सा पॉइंट बनता है दोस्तों कि क्रिया के धातु के साथ प्रत्यय का योग, प्रत्यय का योग, यानी कि इसमें केवल और केवल धातु के साथ प्रत्यय का योग होगा। अगर मैं इसको परिवर्तन करूं तो देखो, धातु धन प्रत्यय इक्वल टू कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय। ये आपका मेन पॉइंट है। ध्यान रखें एग्जाम में भी जब आपको प्रत्यय का क्वेश्चन दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, और ऐसी स्थिति में चारों में प्रत्यय तो हमें दिखता है दोस्तों, बट ये पता नहीं चलता कि यार जब चारों में प्रत्यय दे रखा है तो उसने ये प्रश्न क्यों किया है। तो वो प्रश्न होता है आपका कृदंत या तद्धित प्रत्यय के आधार पर। तो दोस्तों इसके जब मैं उपभेद करूं, कृदंत प्रत्यय के उपभेद, तो दोस्तों इसके अंदर पहला आता है हमारा फर्स्ट, वो आता है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा आता है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। उसके बाद में सेकंड आएगा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। उसके बाद में आएगा नंबर 3 होगा दोस्तों करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करण के बाद में नंबर 4 आएगा कर्तृ कर्म करण। करण के बाद में आएगा आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाव के बाद में दोस्तों नंबर 5 होगा हमारा, ध्यान रखें, नंबर 5 होगा क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। देखो दोस्तों पहले इसके मेन 5 पार्ट ही किए थे, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय
और क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। इसमें एक बिंदु नया जोड़ा, छठा, वो है विशेषण। विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। ये पार्ट होता है दोस्तों हमारे किसके? कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय के। कितने उपभेद बताए हमने? 6। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं इसमें, किसमें? तद्धित प्रत्यय में। देखिए दोस्तों, तद्धित प्रत्यय का मतलब है कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। अगर दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में मैं कहूं तो हम कह सकते हैं संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम ऑब्लिक विशेषण। क्या कहा मैंने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इन तीनों में से किसी के भी साथ अगर प्रत्यय का योग होगा तो वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। दोनों का तुलनात्मक आप देख सकते हो कि तद्धित प्रत्यय में कहीं पर भी क्रिया का प्रयोग नहीं होगा और कृदंत प्रत्यय में कहीं पर भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। यही आपके क्या करता है? दोनों को अलग करवाने का कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, जैसे हमने इसके भेद किए हैं वैसे ही इसके भी क्या है? भेद हैं। भेद कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये लीजिए, इसके भेद में सबसे पहला आता है वही आपके कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दोस्तों कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर सब्जेक्ट का बोध करेंगे अर्थात कर्ता का बोध कराएंगे। दूसरा आता है दोस्तों, इसमें कर्तृवाचक के बाद भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव के बाद नंबर 3 वो आएगा संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। क्या कहा मैंने? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद में देखिए नंबर 4, उसके बाद में आता है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 आता है उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक के बाद में देखिए दोस्तों अगला मैं लेता हूं छठा, वो है
स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। हालांकि दोस्तों जैसे हम नाम में देखते हो कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भावों का बोध होगा, अर्थात भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा, संबंध में संबंध का होगा, अप्रत्यय में संतान का बोध होगा, उन्तावाचक में लघुता का बोध होगा और स्त्री बोधक में स्त्री का बोध होगा। अब एक जो नया ऐड हमने किया है पॉइंट नंबर 7, वो है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपके सामने, ये पूरा का पूरा चार्ट हमें ध्यान रखना किसका बोध कराएगा। इसको मैं छोटा कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप पूरा ही एक पार्ट में देख सकें। चलिए ये लीजिए। चलिए दोस्तों यहां आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ट्रिक के साथ हमने आपको बता दिया है कि प्रत्यय के पार्ट 2 है, कृदंत और तद्धित। क्रिया के धातु के साथ अगर प्रत्यय लगता है तो वो कृत प्रत्यय है। 5 पार्ट है, कर्तृ, कर्म, करण, भाव और क्रिया विशेषण। और तद्धित प्रत्यय के पार्ट होंगे 7, क्योंकि इसका प्रयोग होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ। और इसमें भी आता है कर्तृ, भाव, संबंध, अप्रत्यय, उन्ता, स्त्री और गुणवाचक। तो दोस्तों चलते हैं पहले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय। लीजिए दोस्तों, मैंने लिखा फर्स्ट आपका कृदंत ऑब्लिक कृत प्रत्यय। दोस्तों पुनः मैं कह देता हूं कि इसमें केवल और केवल धातु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? धातु का, बाकी कोई मतलब नहीं है। जैसे दोस्तों सबसे पहला जो हमने लिखा है फर्स्ट, वो है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। देखिए दोस्तों, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए इसका जो पॉइंट हमारे सामने बनता है वो कैसे बनेगा कि वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के साथ प्रयुक्त होकर कर्ता का बोध कराते हैं। प्रयुक्त होकर कर्ता का बोध कराते हैं। दोस्तों उन्हें कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। मुझे नहीं लगता ये लिखाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन के अंतर्गत सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसीलिए क्लास का नाम ही क्या है? ट्रिक वाली क्लास। तो ध्यान रखें, सीधा सा क्रिया के धातु के साथ, यानी कि धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू कर्ता का बोध। शॉर्ट ट्रिक क्या हुई? देखिए धातु के साथ क्या लगा? प्रत्यय, और इसका प्रयोग होते ही किसका बोध होगा? कर्ता का बोध। बस ये है अपनी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हम इसी ट्रिक के मामले में जाने पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों ले लीजिए आप, इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा आपका जो है वो है अक प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? अक है। शुरुआत में हमने कह दिया था दोस्तों कि ज्ञात रहे प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्या कहा मैंने? प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इसमें हमने पहला प्रत्यय लिया है अक। दोस्तों अक में देखो, जैसे कि शब्द लिखा हमने पाठक। शब्द क्या लिखा? पाठक। पाठक किसका बोध करा रहा है? सब्जेक्ट का। तो ये पठ धन्य अक प्रत्यय से लगा है।
किससे लगा है? ध्यान रखें, पठ धन अक प्रत्यय। और हमने पहले ही कहा है कि कुछ प्रत्यय आपके ऐसे होंगे दोस्तों जिनका हम प्रयोग करेंगे तो अ का क्या हो जाएगा? आ। यहां देखो प में किसकी मात्रा है? अ की है। जैसे ही अक प्रत्यय लगा अ का क्या हो गया? आ। उसी प्रकार से देखो शब्द लिखा चालक। चालक किससे बना है? चल धन अक प्रत्यय से। चल, चल में ना प्रत्यय लगाते ही हो जाएगी क्रिया। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें इसमें केवल और केवल क्रिया के धातु का ही प्रयोग करना है, बाकी किसी का नहीं। तो क्या बना? पाठक, चालक। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा नायक, शब्द लिखा धावक, शब्द लिखा धावक। श्रवण से बन जाएगा श्रावक। ध्यान रखना, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और सुनना क्या है? क्रिया है। श्रावक सुनने वाला, अर्थात हो गया आपका क्या? कर्ता। तो इस सब में देख सकते हो पाठक, चालक, नायक, धावक, श्रावक, लेखक, लिखने से लेखक। तो दोस्तों अक के बाद अगला आता है हमारा अकड़। क्या आता है दोस्तों? अकड़। अकड़ प्रत्यय है, ध्यान रखना। जब मैं अकड़ प्रत्यय का प्रयोग करता हूं दोस्तों तो इसमें आता है भूलना से भूलक्कड़। मैं लिख नहीं रहा हूं, भूलना क्रिया है, और ना प्रत्यय हटाएंगे तो भूल। भूल क्या होगा? धातु। और भूल में जब हम अकड़ प्रत्यय लगाएंगे तो भूल में जो मात्रा बड़ी है वो क्या हो जाएगी? छोटी। उसी प्रकार से देखो कुदक्कड़। क्या है ये? कुदक्कड़। कुदक्कड़ का मतलब होता है कूदना। कूदना में अक प्रत्यय लगाया, सॉरी अकड़, तो क्या हो गया? कुदक्कड़। मात्रा बड़ी की छोटी। उसी प्रकार से देखिए कुदक्कड़ के बाद में शब्द लिखा पियक्कड़। क्या लिखा? पियक्कड़। पियक्कड़ का पीना। पीना क्या है? क्रिया है। पीना में बड़ी की मात्रा आएगी, और जैसे हम अकड़ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बड़ी मात्रा किस में हो जाएगी दोस्तों? छोटी मात्रा में हो जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा? पियक्कड़। उसी प्रकार से घूमना क्रिया है, शब्द क्या बना? घुमक्कड़। क्या बना? घुमक्कड़ शब्द बन गया, घूमने से घुमक्कड़। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, अक अकड़। अगला पॉइंट आता है हमारा आक। क्या आता है? ये देखिए आक। जब हम दोस्तों आक की बात करते हैं तो यहां देखो तैरना। तैरना क्या है? क्रिया है। तैरने से क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर? तैराक। क्या बन जाएगा? तैराक। देखिए दोस्तों यहां अपन ये बात कह सकते हैं कि जब इन चीज का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिसमें हम दूसरे शब्दों को भी देख सकते हैं। जैसे तैराक के बाद अगर मैं लूं तो लड़ने से क्या बनेगा? लड़ाक। कि भाई वो तो लड़ाक है, ठीक है ना। अब देखिए आक के बाद आता है आकू। जैसे कि लड़ने से लड़ाकू, पढ़ने से पढ़ाकू। पढ़ने से क्या बनेगा? पढ़ाकू। ये ध्यान रखो, पढ़ाकू। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं आड़ी, आड़ी में देखिए अन्न से बनेगा अनाड़ी, कर्ता का बोध है। खेलना क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। तो खेलना का क्या बन जाएगा? खिलाड़ी। क्या बन जाएगा? खेलना का खिलाड़ी। अब देखो अक अकड़ आक आकू आड़ी,
एक आ से आपका बनता है आलू, मात्रा बड़ी है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। हालांकि जब आप प्रत्यय के टुकड़े करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके इसमें किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे आलू में हमने लिखा, ध्यान रखना, झगड़ने से क्या बनेगा, झगड़ालू। झगड़ने से क्या बनेगा, झगड़ालू बनेगा दोस्तों। अब देखो इसके बाद आपका जो प्रत्यय आता है दोस्तों वो आएगा आपका आलू के बाद में ईयल। कौन सा प्रत्यय है, ईयल। जैसे दोस्तों ईयल प्रत्यय के अंदर जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका जो शब्द बनता है दोस्तों, जैसे देखिए मरना, मरना क्या क्रिया है, ना हटाया तो क्या बना, मर। मर में क्या लगाया, ईयल प्रत्यय, तो ये क्या हो गया, मरियल। क्या मरियल की तरह चल रहा है, तो मरियल ही है, कर्ता का बोध हो गया मरियल। उसी प्रकार सड़ना क्रिया है, सड़ने से क्या बन गया, सड़ियल। क्या बन गया, सड़ियल। अड़ना क्रिया है, अड़ना क्या है, क्रिया है, तो अड़ना से क्या बन जाएगा, अड़ना से बन जाएगा अड़ियल। ध्यान रखें हम सारे के सारे अल्फ़ाबेट के आधार पर ही चल रहे हैं। और इसके बाद में आता है एरा। क्या आएगा, एरा। ध्यान रखें दोस्तों, एरा लिखा है मैंने। जैसे लूटना क्रिया है, लूटना, लूटना से क्या बनेगा, लुटेरा। लुटेरा जो लूटने का कार्य करता है, इसीलिए लुटेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट का बोध करवाता है। उसी प्रकार से बसना, बसना से बनेगा बसेरा। बसना से क्या बनेगा दोस्तों, बसेरा। एरा के बाद में अगला मैं पॉइंट लेता हूं दोस्तों, वो होगा आपका ऐया। क्या होगा, ऐया। ऐया के बाद में जैसे कि अगर मैं यहाँ लूँ तो देखिए खेने वाला बनेगा खवैया। खेने वाला क्या बनेगा, खवैया। खवैया होता है दोस्तों जो नाव की पतवार चलाता है, पतवार। ये पतवार चलाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, खवैया। खवैया की तरह ही दूसरा शब्द लेते हैं दोस्तों, वो है आपका गाने वाला। क्या कहलाएगा, गवैया। क्या कहलाएगा, गवैया। अब देखो दोस्तों ऐया के बाद में अगला पॉइंट आता है आपका, वो है ओड़ा। क्या आता है, ओड़ा। ओड़ा में देखिए भागना क्रिया है, भागना क्या है, क्रिया है, तो भागने से क्या बनेगा दोस्तों, भगोड़ा। भागने से क्या बनेगा, भगोड़ा। उसी प्रकार ओड़ा के बाद में आता है आपका ता, वाला एंड हार। तीन आपके प्रत्यय और है दोस्तों कर्तृवाचक यानी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। तो यहाँ जो पॉइंट है ता आपका प्रत्यय लेना क्रिया के धातु का ही है। तो जैसे ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, ज्ञाता। देने वाला क्या कहलाएगा, दाता। अब आता है वाला। तो दोस्तों जितने भी क्रियाएं हैं उनके साथ आप वाला प्रयोग कर दो, वो आपके सब्जेक्ट का बोध कराना आरंभ कर देगा। जैसे देखो हमने कहा चलने वाला, चलने वाला हो गया करता, खाने वाला हो गया करता, देखने वाला, देखने वाला। यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं उनके पीछे जब आप वाला लगा देते हो दोस्तों, तो वो किसका बोध कराएगा, कर्ता का बोध कराएगा। नेक्स्ट देखिए आता है हार।
हार में देखिए जैसे मैंने कहा पालनहार, जो पालने का काम करते हैं वो क्या कहलाएगी, पालनहार, कर्ता का बोध है। उसी प्रकार से देखिए पालनहार के बाद अगर मैं कहूँ चाखनहार, जो चखने का काम करते हैं वो होता है क्या, चाकनहार। ध्यान रखिए पालनहार, चाकनहार, और इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट हो जाता है कंप्लीट, यानी कि कृदंत प्रत्यय के अंदर जो हमने पहला पॉइंट लिया है दोस्तों, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, वो हो जाता है यहाँ कंप्लीट। वैसे ध्यान रखें इनके अतिरिक्त और भी कोई प्रत्यय का प्रयोग होता है, यदि वो क्रिया के धातु के साथ हो और कर्ता का बोध कराए तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत माना जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।